हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने फिजिक्स क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूँ और ये सिलेबस बहुत ही रैपिड होगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, तो इसलिए हम ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो आपसे मैं एक सहयोग चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो आज हम क्लास 12 का जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो बच्चों, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी पहली यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है। और एनसीईआरटी का जो पहला यूनिट है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच कह सकते हो, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का एक बहुत बड़ा ब्रांच है। तो इसमें हम बेसिकली जो स्टडी करते हैं वो बेसिकली स्टडी होती है चार्ज की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म is a subject of physics in which we deals the study of the charge। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ इसके अंदर जो स्टडी होती है वो सिर्फ चार्ज की होती है, स्टडी ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये आप जानते हो। तो इसमें इस पूरी ब्रांच के अंदर फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है, इसके अंदर हम सिर्फ चार्ज के ऊपर स्टडी करते हैं। तो इस ब्रांच के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा पार्ट जो है वो इसका इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो हम जो पूरा जो अध्ययन करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही करेंगे। तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड दूसरा पार्ट जो हो गया इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम जानते हैं एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एटलेस। तो चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सबसे पहला जो टॉपिक्स होगा आपका कूलॉम्स लॉ होगा। दूसरा जो टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और तीसरा जो टॉपिक होगा वो गॉसेस थ्योरम होगी, गॉसेस थ्योरम। एंड जो फोर्थ जो टॉपिक है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और जो लास्ट का जो टॉपिक है वो क्या है इसका कैपेसिटेंस। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने वाले हो कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसेस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इसी के साथ में इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में भी हम जान लेते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब होता है कि चार्ज इन मोशन। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और डायनामिक्स का मतलब आप जानते हो मोशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब होता है चार्ज इन मोशन। तो चार्ज इन मोशन।
तो आप ये जान गए कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम क्या करने वाले हैं। तो आप सीधी सी बात है, मोशन आ रहा है तो चार्ज अब पहले तो रेस्ट में था, अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम चार्ज इन मोशन पढ़ेंगे, यानी चार्ज इन मोशन, यानी इलेक्ट्रॉन मोशन में हो। ठीक है, तो इसमें पहला जो टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, और दूसरा जो पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। और जो तीसरा टॉपिक जो होगा वो पढ़ेंगे EMI। ठीक है, एंड जो फाइनल टॉपिक पढ़ेंगे वो AC, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। तो आपने बच्चों यहाँ पर ये सीखा कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर चार्ज मोशन में आ जाता है, यानी चार्ज मूव करेगा। ठीक है, और उससे जो फिनोमेना बनेंगे वो इलेक्ट्रिक करंट होगा, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, उससे मैग्नेटिज्म पैदा होगा, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, और साथ में AC पढ़ेंगे। तो आज जो पहला चार्ज है, जो आज का जो बेसिकली जो लेक्चर होने वाला है, वो सिर्फ चार्ज के ऊपर एक बेसिक जानकारी के लिए है, जिससे कि आप चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत जान सकें। ठीक है, वैसे तो आपने हाई स्कूल में ही चार्ज के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से जाना हुआ, लेकिन फिर भी यादें धुंधली हो जाती हैं, तो इसके लिए हम उस धुंध को आपके दिमाग से हटा देते हैं और चार्ज को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराते हैं आपके बारे में। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द चार्ज। चार्ज है क्या भाई, चार्ज है क्या? और चार्ज को पहले सबसे पहले किसने बताया? तो देखो, कुछ किताबों में दिया हुआ है, बुक्स में हमने पढ़ रखा है कि 600 BC में जो ग्रीक्स थे, उन्होंने पहले चार्ज के बारे में हमें बताया। तो उन्होंने ये बताया कि जब हम कुछ सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, और वो छोटे छोटे पीसेज को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो सिर्फ एक कहानियाँ सी हैं, बहुत सारी, हर वैज्ञानिक का अलग अलग मत है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज, एक्चुअल में चार्ज है क्या? तो बेटा चार्ज जो है वो एक्चुअल में क्या है कि चार्ज इज intrinsic property of matter। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो चार्ज होता है वो मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि चार्ज से आगे कुछ और चीज़ है ही नहीं, यानी चार्ज के अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ चार्ज है, जो भी है वो सब चार्ज है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक का मतलब क्या है कि हमें इससे ज़्यादा इसके अंदर रिसर्च करने के लिए कोई टॉपिक मौजूद है ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, इंट्रिंसिक का मतलब क्या है कि ऐसी प्रॉपर्टी इसके आगे कुछ है ही नहीं, हम इससे ज़्यादा रिसर्च नहीं कर सकते, यानी इसके अंदर और भी ज़्यादा रिसर्च नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जैसे एक एग्जांपल ले लें, एग्जांपल देखा जाए जैसे मास। मास भी क्या है, मास इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो जिस तरीके से मास भी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसी तरीके से आपका चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी associated with matter, due to which it produce
magnetic produce and experienced magnetic effect और इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस्ड मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कह सकते हो तो जो चार्ज जो होता है मेटल की ही एक एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से मेटल जो है, अगर मेटल के ऊपर चार्ज होता है तो उसकी वजह से ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, और मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस कर सकता है, अपने आप को इलेक्ट्रिक इफेक्ट महसूस भी करा सकता है। समझ में आ रहा होगा आपके। तो और भी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि चार्ज इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच, जिसकी वजह से ये क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा कर सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकता है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा कर सकता है और इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस्ड कर सकता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं, ठीक है। तो बेटा मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और ये चाहूँगा कि आप मेरा साथ दें, जिससे कि मेरा जो हौसला है और भी ज़्यादा बढ़े आपको पढ़ाने। तो मैं चाहता हूँ कि जिन बच्चों का कोर्स अभी तक स्टार्ट नहीं किया है वो मेरे साथ अपना कोर्स कंप्लीट करें, ठीक है। और मैं जितनी कोशिश करूँगा कि आपका पेपरों से पहले कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो देखिए अब सिंबल ऑफ चार्ज, सिंबल ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है बेटा Q। चार्ज का जो सिंबल होता है वो हमने क्या माना है, Q माना है, ठीक है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो चार्ज का सिंबल होगा वो Q होगा। ऐसा ही यूनिट जो होती है वो इसकी कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम होती है, जिसे C से डोट किया जाता है। किससे डोट किया जाता है, C से, कैपिटल C से डोट किया जाता है, ठीक है। और इसकी CGS यूनिट की बात की जाए तो वो क्या होती है बेटा, स्टेट कूलाम। क्या होती है, स्टेट कूलाम, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। और साथ में चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज को हम एल्जेब्रिक सम द्वारा ऐड कर सकते हैं। अगर किसी सिस्टम पर नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। तो पहली बात आपने समझी कि सिंबल ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा, Q होता है। ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम्स होती है, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। CGS यूनिट क्या होगी, स्टेट कूलाम होती है, और चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आपने समझ गया। अब जरा टाइप्स ऑफ चार्ज पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेटा चार्जेस के जो टाइप्स होते हैं वो पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो दूसरा चार्ज जो होता है ये आप जानते हो, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास जो चार्जेज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस की प्रॉपर्टीज देखते हैं। बेटा आपको पता है कि लाइट चार्जेस
लाइक चार्जेस रेपल ईच अदर, यानी प्लस चार्ज क्या करेगा, रेपल करेगा, माइनस चार्ज क्या करेगा, रेपल करेगा। ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है चार्ज की वो क्या है, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे प्लस माइनस ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे, अट्रैक्ट का मतलब क्या है, एक तरीके से, यानी प्लस एक दूसरे के एनिमी होते हैं, यानी एक तरीके से दुश्मन की तरह। ठीक है। और माइनस जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के एनिमी होते हैं, दुश्मन की तरह। और लेकिन अनलाइक चार्जेस एक तरीके से होते हैं कैसे, बिल्कुल लवर की तरह, यानी हो सकता है कि जी एक दूसरे को कभी रेपल नहीं कर सकते, यानी हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे इसके बारे में और भी बताते हैं हम आपको। धीरे धीरे हम पूरा सिलेबस कवर कर देंगे। ये मेरा वादा है कि मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है बीच में एक आध से वीडियो ना आए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऑलरेडी एक वीडियो मिलती रहे, जिससे कि आपका कोर्स लगातार कंटिन्यू चलता रहे। साथ में ही मैं हाई स्कूल का भी कोर्स स्टार्ट करूँगा, क्लास 10 का। तो पहले मैंने सोचा कि पहले क्यों ना क्लास 12 का कोर्स स्टार्ट किया जाए। तो अब देखिए इसके बाद चार्ज। ठीक है। अब चार्ज क्या कर सकते हैं, चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, या फिर ये कह सकते हैं चार्ज ये ट्रांसफरेबल। क्या है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ठीक है। चार्ज एक जगह से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है भाई, इसके पास हमारे पास कितना है, इसका नेगेटिव चार्ज है। अगर इससे हम कोई दूसरा जी ए ऑब्जेक्ट है और ये क्या है आपका न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये क्या है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है और इसका कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि वैल्यू कितनी है इस पर 0। जैसे ही हम इसे टच कराते हैं, क्या कराते हैं, टच। जैसे ही टच कराएंगे हम इसे जैसे ही टच कराए तो इसका माइनस चार्ज है। ठीक है। तो कुछ चार्ज इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हम इन्हें सेपरेट करेंगे तो इस पर कुछ चार्ज कम हो जाएगा, उस पर भी थोड़ा सा चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज ट्रांसफरेबल है। ये समझ में आया कि हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये समझिए कि चार्ज हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो होता है। चार्ज जो है ज़्यादा से कम की तरफ वो जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कम से ज़्यादा की तरफ चला जाए, हमेशा क्या होता है, चार्ज ज़्यादा से कम की तरफ वो जाएगा। ठीक है। तो आगे और बढ़ते हैं। ठीक है। अब चार्ज की बात। ठीक है। अब चार्ज के साथ में हम कह सकते हैं कि अगर चार्ज जो है हमेशा मास के साथ आता है, अगर यहाँ से चार्ज अगर ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो चार्ज के साथ मास भी ट्रांसफर होगा। ये ध्यान में रखिए कि हमेशा अगर चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होता है तो हमेशा चार्ज मास के साथ जाता है, यानी चार्ज कम्स विद मास। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं
चार्ज कम्स विद मास, चार्ज कम्स विद मास। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि चार्ज जो है वो हमेशा किसके साथ आता है। मैंने आपको क्या बताया कि चार्ज कम्स विद मास। हमेशा अगर चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाएगा तो वो हमेशा मास के साथ जाएगा। लेकिन इसके साथ में इसका रिवर्स सही नहीं है। तो अगर आप ये कहोगे कि भाई मास ट्रांसफर हो रहा है तो उसके साथ में चार्ज ट्रांसफर हो जाए, ऐसा कभी कभी पॉसिबल नहीं। लेकिन इतना पॉसिबल है कि अगर चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि चार्ज के साथ मास भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखिए अगर यहाँ पर देख लें तो एक तरफ लिख लेते हैं चार्ज और दूसरी तरफ लिख लेते हैं मास। तो देखिए चार्ज 2 टाइप्स का होता है। तो चार्ज कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप का, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। मास हमेशा पॉजिटिव होता है। मास कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरी बात, मास जो है स्पीड के साथ चेंज होता है, यानी मास वेरिएबल होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, बहुत तेज स्पीड से जा रहा है तो उसका मास चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका हमने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि m इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर m0 जो वेयर m यहाँ पर क्या है? वेरिएबल मास ऑफ बॉडी। ठीक है, और m0 यहाँ पर क्या है? रेस्ट मास ऑफ बॉडी। ठीक है, जब बॉडी रेस्ट में होगी। ठीक है, अब यहाँ पर c यहाँ पर क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर v क्या है? v यानी ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से दौड़ेगा। ठीक है, जिस वेलोसिटी से मोशन करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी बॉडी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर इस फॉर्मूले से हम देखें तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है लगभग c के इक्वल हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट का जो मास है वो चेंज हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? यानी अगर यहाँ पर आप देखो कि v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हो तो अगर हम v को c के इक्वल कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 गया तो क्या हुआ? 0। और जब हम 0 का डिवाइड m0 में देंगे तो क्या है? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या है? मास चेंज हो रहा है। ये जो फॉर्मूला जो है बहुत ही छोटे पार्टिकल्स पर वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े हग पार्टिकल के लिए इसे प्रूव करें। ये क्या है कि बहुत ही छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ठीक है, उनके लिए ये वर्क करता है। तो इस फॉर्मूले से यही प्रूव होता है कि अगर बीटा पार्टिकल यानी स्पीड ऑफ पार्टिकल, कितनी होती है? 10⁶ मीटर पर सेकंड हो जाए। हम मान लेते हैं चलो किसी पार्टिकल की स्पीड 10⁶ मीटर पर सेकंड है, तो अगर हम इसे यहाँ पर लगाते हैं तो आपको जाहिर सी बात है
कि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। जब हम डिनोमिनेटर कम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड देंगे तो मास का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मास जो मिल जाएगा वो वेरिएबल होगा। ये आपको समझ में आया। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि मास तो स्पीड बढ़ने के साथ चेंज हो जाता है, लेकिन चार्ज कभी चेंज नहीं होता। यानी अगर चार्ज अगर स्पीड में है तो चार्ज की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। यानी चार्ज जैसे 1 कूलम में तो 2 कूलम नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन मास ऐसा हो सकता है। तो चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होता, इसलिए चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। तो यानी चार्ज जो है स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो चार्ज does not depend on velocity या स्पीड, ठीक है। चार्ज जो है कभी भी वेलोसिटी को डिपेंड नहीं करता। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर चार्ज के अंदर मास है तो चार्ज का मास चेंज हो सकता है, क्योंकि हमने मास के लिए कहा है तो चार्ज का मास चेंज हो सकता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इससे आगे हम चलते हैं दूसरा एक और टर्म आता है आपके लिए, वो क्या है, स्पेसिफिक चार्ज। आपने पढ़ रखा होगा स्पेसिफिक चार्ज, हर जगह यूज हो जाता है। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, तो देखिए स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, ये एक रेशियो होता है चार्ज का मास के साथ, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है बेटा, तो इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स मास, ठीक है, इट्स मास। यानी हम चार्ज का जो रेशियो, यानी स्पेसिफिक चार्ज क्या है कि अगर चार्ज का रेशियो उसके मास के साथ निकालते हैं तो ये क्या कहलाएगा, आपका स्पेसिफिक चार्ज कहलाएगा, ठीक है। दूसरी बात, चार्ज क्या है, ट्रांसफरेबल है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो सकता है, ये हम पहले बता चुके हैं। तो अब इसके बाद जो नया टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो क्या है कि चार्ज जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन को होल्ड करता है। तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। तो आप बेसिक सा फंडा जानते ही हो कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज का, या फिर कोई भी कंजर्वेशन लॉ हो तो उसमें हम क्या कहते हैं कि किसी क्वांटिटी को ना तो क्रिएट किया, जैसे हमने एनर्जी में पढ़ रखा है, तो एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसी तरीके से चार्ज के साथ भी ऐसा ही होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी created nor be destroyed. Can neither be created nor be destroyed. But it transfer from one body to
एनोडल बॉडी। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, लेकिन इसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता। ठीक है, कितना समझ में आया? इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इन आइसोलेटेड सिस्टम, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, द टोटल चार्ज is always constant। तो इसका मतलब क्या है? कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब आप जानते हो, अलग थलग, यानी इसके ऊपर कोई दूसरा चार्ज अपना फोर्स नहीं लगा रहा है। ठीक है, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, यानी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो देखो हम मान लेते हैं कि ये कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसके ऊपर सम चार्ज मौजूद है, यानी हम मान लेते हैं इसे, इस पर +3 कूलम, ठीक है, -2 कूलम और +5 कूलम। ठीक है, तो इसके ऊपर 3 चार्जेज हैं और इस चार्ज का जो बात है टोटल चार्ज वो हमेशा कांस्टेंट रहा। और हमने क्या किया, इसे थोड़ा सा उलट पुलट कर दिया, हिला दिया, तो अब इस सिस्टम का जो चार्ज था वो 4 कूलम हो गया। ठीक है, अब ये -1 कूलम हो गया। ठीक है, अब इसका जो Q3 है उस पर क्या चार्ज होगा? तो अब आपको पता है कि हमने जो लाइन लिखी है, इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? इसका चार्ज, वही सिस्टम है तो इसका चार्ज हमेशा कैसे रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। तो अब इसे हमने हिला दिया तो इसका चार्ज क्या हो गया? ये हो गया, आपस में हो गए चार्ज, तो ये चार्ज बना, तो ये भी चार्ज कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, यानी इसका चार्ज, यानी इस वाले का इसका चार्ज इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम तो एक ही है ना, लेकिन चार्ज की फॉर्म क्या होगी? चेंज होगी। तो इसका चार्ज, इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज कैसा होना चाहिए? हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी किसी सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट का मतलब ये है कि चार्ज उसके ऊपर कांस्टेंट है, यानी इनिशियल चार्ज जो है वो हमेशा फाइनल चार्ज के इक्वल रहने वाला है, या फिर ये कह सकते हो कि ये फाइनल चार्ज जो है वो हमेशा इनिशियल चार्ज के इक्वल रहेगा। तो आइसोलेटेड चार्ज का मतलब ये है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q1 + Q2 + Q3 इक्वल टू Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ पर Q1 की वैल्यू कितनी है? +3 कूलम, और यहाँ पर कितनी? -2 कूलम। ठीक है, और +5 कूलम। ठीक है, अब यहाँ पर Q1 कितना है? Q1 डैश 4। ठीक है, ये क्या हो गया? -1, और हमें Q3 डैश निकालना है, तो यहाँ पर कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर 5 और 3 8 से 2 गए तो 6 कूलम। ठीक है, 6 कूलम वोल्ट, और यहाँ पर कितना हो गया? यानी इक्वल टू 3 + Q3 डैश, यानी 4 में से 1 गया तो यहाँ पर कितना बच जाता? 3, और यहाँ पर Q डैश 3। ठीक है, और यहाँ पर 3 और 5 कितना हो गया? 8 हो गया, 8 में से 2 गया तो 6 बचा। अब Q3 डैश कितना बचा बेटा? 6 - 3, तो यानी 3 कूलम। तो यानी ये किसकी इसकी वैल्यू कितनी आई? 3 कूलम। कितनी आई बेटा? 3 कूलम चार्ज आया। तो अब जरा देखते हैं कि इसका टोटल चार्ज कितना है। इस वाले का टोटल चार्ज है 3 और 5 8 और -2, यानी 6 कूलम। अब इसका देखते हैं कितना है? 4 और 3 7 में से गया तो 6 कूलम। ठीक है, यानी दोनों के चार्ज क्या है? कांस्टेंट है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? ये दोनों सिस्टम क्या करते हैं? ये वाला सिस्टम तो वही सिस्टम है, लेकिन हमने इसे हिला दिया, कुछ भी कर दिया, तो इसके चार्ज जो है अभी भी कांस्टेंट है।
ठीक है, बेशक फॉर्म चेंज हो गई लेकिन अभी भी इसके चार्ज कैसा है, बिल्कुल कांस्टेंट है। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज किसी भी परिस्थिति में किसी सिस्टम के ऊपर हमेशा एक समान बना रहेगा, यानी किसी भी परिस्थिति में क्या होगा, चार्ज हमेशा एक समान बना रहेगा, ठीक है, चार्ज कभी चेंज नहीं होगा। और दूसरी बात, सिर्फ चार्ज क्या हो सकता है, ट्रांसफर होता है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ना ही हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं। चार्ज को क्रिएट इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि हर मेटल जो है वो किससे बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है, और एटम के अंदर आप जानते हो कि क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आपका कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर ही मौजूद है चार्ज, क्या है, इसीलिए वो क्या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, इसीलिए वो क्या है, चार्ज जो है मैटर के अंदर ही मौजूद है, सब्सटेंस के अंदर ही मौजूद है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो नया जो टॉपिक है वो आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आपका जो नया टॉपिक जो चलेगा वो क्या बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज चलेगा। तो इस टॉपिक को अभी हम चालू करते हैं, जरा मैं इसे साफ कर दूं। तो अब जो नया टॉपिक है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, पहले क्वांटाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं। क्वांटाइज्ड हम क्या कह सकते हैं, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि कोई भी चीज है वो फिक्स अमाउंट में अवेलेबल हो, यानी कहने का मतलब क्या है, कोई भी चीज एनीबॉडी, ठीक है। अब जैसे कोई भी आप बुक लेके आते हो तो वो हमेशा क्या होती है, पूरी बुक मिलती है, आपको आधी बुक नहीं मिलेगी। कोई भी आपको बुक सेलर अगर बुक देगा तो वो आपको पूरी बुक देगा। आप चेयर लेके आते हो तो आपको आधी चेयर तो नहीं मिलेगी, आपको पूरी ही चेयर मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, एनीथिंग विच अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, यानी कोई भी चीज है, कोई भी एनीथिंग, ठीक है, तो वो कैसे हो, वो हमेशा फिक्स अमाउंट में अवेलेबल हो, उसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन, ठीक है। अब जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड भी हम खरीद के लेके आएंगे तो कैसा आएगा, आधा बोर्ड तो नहीं देगा, वो हमें क्या देगा, पूरा बोर्ड देगा। तो यानी हमें कोई भी चीज फिक्स अमाउंट में ही मिलेगी। तो क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि कोई भी एनीथिंग विच अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो क्वांटाइज का मतलब क्या देखो, क्वांटाइज क्वांटाइजेशन का मतलब है एनीथिंग which can which is available in fixed amount, anything which can available in fixed amount। तो देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज है और वो क्या है, एक तरीके से अवेलेबल है, चाहे वो अवेलेबल कैसी है, सीधी सी बात है, फिक्स्ड अमाउंट अवेलेबल है, अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो इसी तरीके से चार्ज भी क्या होता है, हमारा चार्ज भी एक तो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड कैसे है, क्योंकि आपने देखा है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज आता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, तो वो क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट में ही आता है। यानी कह सकते हो
कि चार्ज का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो सकता है। अगर बॉडी को लीव करके जा रहा है तो इसका मतलब क्या? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और अगर बॉडी पर न्यूट्रल बॉडी है उसके ऊपर आ रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यानी कहने का मतलब आप जानते हो कि अब आप कह सकते हो द स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर इंडिपेंडेंटली। द स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर इंडिपेंडेंटली द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी नेचर के अंदर जो सबसे छोटा चार्ज है, जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, वो क्या है? स्वतंत्र रह सकता है। वो क्या? आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर independently the smallest charge exists in nature independently charge on electron। समझ में आया कि the smallest charge exists in nature independently, वो क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। ये समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी से दूसरी बॉडी पर अगर चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ही होगा। या कह सकते हो द चार्ज on the body, the charge exists on the body, charge exists on the body is integral multiple of the independent unit which is charge, electron, ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? क्वांटाइजेशन का मतलब ये है चार्ज ऑन एनी बॉडी, the charge on any body, charge on any body, ठीक है, exist always in integral multiple of the fundamental unit or charge that is electron, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि द चार्ज ऑन एनी बॉडी एग्जिस्ट ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। क्या है? फंडामेंटल यूनिट कह सकते हो। और चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर चार्ज मौजूद है तो वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल इंटीग्रल होगा, इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि अगर चार्ज एक बॉडी से इसको माइनस 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 पर चार्ज है और इस बॉडी का अगर ट्रांसफर होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ट्रांसफर होगा। समझ में आया? अगर हम इसे क्या करते हैं, टच कराते हैं, क्या कराते हैं, टच कराते हैं, तो यहाँ से जो चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर होगा ए से बी पर, वो किसके रूप में होगा, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये है बेटा कि अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है या फिर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, यानी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लीव कर गए। या फिर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है किस पर, किसी बॉडी के ऊपर। तो इसका मतलब है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर अगर चार्ज ट्रांसफर होगा तो वह है इलेक्ट्रॉन्स का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इसे ऐसे भी कहा जा सकता है, तो अगर नेट चार्ज किसी बॉडी के ऊपर नेट चार्ज Q है, क्या है, अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट चार्ज Q है तो वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, प्लस माइनस NE होगा। अगर किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, Q है, प्लस का Q चार्ज है, तो उसके ऊपर यानी कोई भी चार्ज प्लस हो या माइनस हो तो उसका क्या होगा, Q = NE। तो यहाँ पर क्या है, N क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, इंटीग्रल, ठीक है, मल्टीपल। ठीक है, और ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये क्या है, ये टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। ठीक, समझ में आया? इसका मतलब ये क्या है कि अगर किसी बॉडी पर नेट चार्ज Q है तो वो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मल्टीपल होगा, प्लस माइनस। ठीक है, अगर किसी के ऊपर प्लस चार्ज है तो उसके ऊपर क्या होगा, प्लस का चार्ज होगा। ठीक है, किसी के ऊपर माइनस का है तो प्लस माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेचर के अंदर जो स्मॉलेस्ट चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा, यानी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज एग्जिस्ट करेगा इंडिपेंडेंटली। वैसे एटम के अंदर और भी छोटे चार्जेज होते हैं, एटम के अंदर और भी छोटे चार्जेज होते हैं, लेकिन वे ज़्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं कर पाते। सिर्फ नेचर के अंदर जो एग्जिस्ट कर रहा है वो सिर्फ क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब ये हुआ कि और भी चार्जेज होते हैं, जैसे बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, और भी चार्जेज हैं, जैसे कह सकते हो पॉजिट्रॉन, ठीक है, क्वार्क्स। ये सभी चार्जेज स्टेबल नहीं है, ये सब चार्जेस क्या है, स्टेबल नहीं है, कुछ ही समय में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, इंडिपेंडेंटली क्या करता है, एग्जिस्ट करता है नेचर के। ठीक है, तो अगर हम समझ करते हैं कि अगर इसके ऊपर 1 कूलम चार्ज है, क्या है, Q की वैल्यू के लिए 1 कूलम, तो इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स ने लिंक किए, तो आपको पता है कि Q = क्या होता है, Ne। तो Q कितना है, 1 कूलम, और आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, तो N = कितना हो गया, तो 1/1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास +1 कूलम है तो उस ऑब्जेक्ट ने इतने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया है, लीव कर दिया है, यानी
किसी ऑब्जेक्ट के पास 1 कूलम प्लस चार्ज है तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया। अगर किसी इलेक्ट्रॉन्स के पास Q = -1 कूलम है तो इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं। समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि अगर किसी के पास +2 चार्ज है यानी +1 कूलम चार्ज है तो वो अपनी बॉडी से कितने चार्जेस को, कितने इलेक्ट्रॉन्स को लीव कर रहा है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को लीव कर रहा है। वो अगर किसी बॉडी के ऊपर -1 कूलम चार्ज है तो इसका मतलब क्या है? वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अगर किसी बॉडी को हमें चार्ज करना है, किसी बॉडी को हमें अगर चार्ज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो चार्ज करने के कई तरीके हैं। तो हमारे इस चैप्टर में जो बेसिकली जो चार्ज करने के मेथड्स दिए हुए हैं वो मेथड्स मैं आपको बताता हूँ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, क्या है? मेथड्स ऑफ चार्जिंग, वेज ऑफ चार्जिंग या मेथड्स। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर। ठीक है, तो किसी कंडक्टर को चार्ज करने के क्या क्या तरीके हैं? देखिए, कंडक्टर की जगह आप ऑब्जेक्ट लगा दो, इसमें इंसुलेटर भी आ जाएगा और कंडक्टर भी आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है और इसे हमें क्या करना है? क्या है? न्यूट्रल। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है और इसे मुझे क्या करना? चार्ज करना है। तो मैं क्या करूँगा कि एक कोई दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट लूँगा। ठीक है, इसमें क्या माइनस चार्ज मौजूद है। ठीक है, ए और ये क्या बी है और मैं इसे क्या कर दूँगा? दोनों को टच करा दूँगा। इसका माइनस चार्ज है और मैंने इससे क्या किया? ए और बी को आपस में क्या करा दिया? टच करा दिया। तो सम चार्ज क्या होगा? इधर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों को अगर मैं सेपरेट करूँगा, इस पर कुछ चार्ज का लॉस हो जाएगा और इसके ऊपर ए से तो कुछ चार्ज का लॉस होगा और दूसरे पर कुछ नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों चार्ज हो जाएंगे। तो इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ। तो इसमें हुआ क्या? एक्चुअल में क्या हुआ कि जैसे हमने क्या किया, इस ए वाले ऑब्जेक्ट से बी वाले ऑब्जेक्ट को टच कराया तो आपको पता है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस पर क्या हो जाएगा? सम चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा? तो ए पर भी कुछ सम नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी पर भी कुछ सम नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद होंगे? जो तो न्यूट्रल था, न्यूट्रल के अंदर क्या हुआ? प्लस और माइनस मौजूद होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है। ठीक है, और उन दोनों का चार्ज क्या है? एक दूसरे के इक्वल है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं। आप जानते हो कि किसी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19
कूलम, ठीक है। और चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज प्रोटॉन के प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इसके ऊपर देयर इज नो चार्ज। इसमें नेट चार्ज कितना है, इसके पास Q की वैल्यू कितनी है, 0। जब हमने इसे टच किया तो क्या हुआ कि नेगेटिव क्या रहेगा, प्लस को अट्रैक्ट करेगा, या तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से कुछ कम चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो दोनों पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा। अब दूसरा जो तरीका है ये तो क्या हुआ, चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी हमने ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आए, जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर थोड़ा सा चार्ज ट्रांसफर हो गया। इस तरीके से दोनों क्या हो गए, भाई नेगेटिवली चार्ज हो गए। अब हम दूसरा जो तरीका बता रहे हैं वो क्या है, वो विदाउट चार्ज, ठीक है, विदाउट कॉन्टैक्ट, इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बता रहे हैं, ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो दूसरा जो चार्ज जो है, ठीक है, तो दूसरा तरीका है, सेकंड तरीका है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, विदाउट कॉन्टैक्ट। तो इसमें क्या किया हमने कि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट दे दिया, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसी के नजदीक हम कोई दूसरा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, ठीक है, इसके पास क्या है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी लेके आए, इसके समीप लेके आए, लेकिन इन दोनों को क्या किया, कांटेक्ट में नहीं लेके आए, यानी इसके पास लाकर हमने रख दिया। तो अब आपको पता है कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है, हमने पहले ही बता रखा है आपको कि नेगेटिव चार्ज जो है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से प्लस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इधर क्या आ जाएगा, इस एंड पर, पहले वाले एंड पर, फर्स्ट एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा है, नेगेटिव चार्ज के द्वारा, यानी इस प्लेट के द्वारा इस न्यूट्रल प्लेट के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज को क्या किया जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसमें नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, भाई नेगेटिव चार्ज को रेपल करेगा, तो जो है इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे एंड पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नहीं नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, जिस सेकेंड एंड पर आएगा। तो लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि अभी भी इस कंडीशन में ये वाला जो है वो अभी भी न्यूट्रल है, अभी भी सिर्फ क्या हुआ, चार्ज की सिर्फ पोलैरिटी बनी है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले एंड पर पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑफ ए अट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बी, ठीक है। एंड दूसरे एंड पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ए के नेगेटिव चार्ज द्वारा क्या किया जा रहा है, रेपल किया जा रहा है। तो ए का जो चार्ज है बी के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, और ए का जो चार्ज जो है बी के नेगेटिव चार्ज को रेपल कर रहा है। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज पहले एंड पर आ गया और नेगेटिव चार्ज सेकंड एंड पर। अब हम क्या करें कि ये चार्ज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, या तो हम अपने हाथ से इसे क्या कर देते हैं, टच कर देते हैं, किसी एक कोने को टच कर देते हैं, जिससे क्या होगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। या तो हम क्या करते हैं कि कोई इसे अर्थिंग कर देते हैं। दो कंडीशन है हमें ऐसे चार्ज को, यानी अगर हमें सीधी सी बात है कि इसमें से चार्ज कौन मूव हो सकता है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसलिए नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है, पकड़े रखा है। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज हो, बी के नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, रेपल कर रहा है, तो इसलिए इसने इसे होल्ड नहीं किया, इसे दूर कर देता है। तो
इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर दें तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सेकंड हैंड को अगर हम उंगली से टच कर दें तो ये पूरा का पूरा चार्ज हमारी बॉडी के अंदर फ्लो हो जाएगा। तो इस यहाँ पर सेकंड हैंड पर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, जीरो चार्ज हो जाएगा। या फिर हम क्या करते हैं, इसे अर्थिंग कर दें, या क्या करते हैं, इसे अर्थिंग कर दें। अगर अर्थिंग कर देते हैं तो पूरा नेगेटिव चार्ज जो है अर्थ में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर जीरो चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी वहाँ पर चले जाएंगे, सीधी सी बात है, कहाँ चले जाएंगे, अर्थ के अंदर चले जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स गोज इनटू द अर्थ, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, इस एंड पर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि अगर हम इन्हें दोनों को सेपरेट करेंगे, इसके ऊपर तो पहले से ही नेगेटिव चार्ज मौजूद है ए पर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट पे पहले से ही नेगेटिव चार्ज है और इसे दूसरे को लेके जाते हैं तो अब इसके ऊपर क्या बचा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आया बेटा, विदाउट, हमने इसे टच भी नहीं किया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, ठीक है। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं बचेगा तो इसके पूरे सरफेस पे क्या फैल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये क्या हो गई, चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी कहने का मतलब क्या है कि विदाउट कॉन्टैक्ट, हमने ए और बी को यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी नहीं किया और इसके ऊपर बी के ऊपर चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज दिया। अगर यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखते तो इसके ऊपर क्या आता, नेगेटिव चार्ज आ जाता, ठीक है। और हमने क्या रखा, नेगेटिव चार्ज रखा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी विदाउट कॉन्टैक्ट। ये काफी एप्लीकेशन जो है काफी जाके आगे जाके काफी यूज होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो एक और है आपका जो कॉन्टैक्ट है, एक और जो तरीका है वो क्या देखिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है कि हमने पहले भी आपको बताया था कि सबसे पहले जो चार्ज के बारे में हमें बताया वो ग्रिग्स में होता है। इसने ग्रिग्स माइक्रोलॉजी के अंतर्गत ये बताया गया कि जब दो सब्सटेंस को आपस में रगड़ा जाता है तो उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसकी वजह से कुछ छोटे छोटे पीसेज और पेपर स्ट्रॉ को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो प्रॉपर्टी कैसे आती है, तो हम क्या ले लेते हैं, दो इंसुलेटर ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने एक ग्लास रॉड ले लिया, ठीक है, और एक ले लिया सिल्क, ठीक है। तो ग्लास रॉड और सिल्क, ये आपकी ग्लास रॉड है, ठीक है, ग्लास रॉड और ये आपका सिल्क, सिल्क यानी रेशम का कपड़ा, ठीक है। अब इस ग्लास रॉड को अगर इसके साथ क्या करते हैं, रब करते हैं यानी घिसते हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये रॉड जो है क्या करेगी, जैसे हम इसे घिसेंगे, अच्छे तरीके से घिसेंगे तो ये छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर को क्या करना चालू कर देगी, अट्रैक्ट करना चालू कर देगी। या अपने क्लास में आप करते रहते हो, जैसे पेन लेते हो, पेन को बालों से घिसा और पेपर को आप अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। तो यानी जो हम मटेरियल अपने बालों से घिस रहे हैं या फिर कोई दूसरा मटेरियल को हम किसी और ऑब्जेक्ट से घिस रहे हैं तो उसमें एक प्रॉपर्टी आ रही है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रही है, छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ पेपर्स को भी अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से, तो बेटा ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में जो मटेरियल के ऊपर डेवलप हुई है वो किसकी वजह से हुई है, रबिंग की वजह से, यानी फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि जैसे ही हम किसी मटेरियल को रब करते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी ले लेते हैं, आपके रबिंग की वजह से क्या लेते हैं, एनर्जी ले लेते हैं और वहाँ से अपनी सेल को छोड़ देते हैं। यानी कहने का मतलब कि अपनी ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो जाते हैं। जिससे पर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट पर तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है और दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाती है। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है यानी रब करने से जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये कह सकते हो कि जहाँ से जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन लीव करते हैं बाय रबिंग, ठीक है, तो वो
पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आया? तो आप जैसे अब ये यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लीव किए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लीव कर गए, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आए तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका सपोज 5 इलेक्ट्रॉन आए तो इसको 5 नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, और इसने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन को लीव किया तो इसके ऊपर 5 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी जिसका से इलेक्ट्रॉन लीव करते हैं, जिसका से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, नहीं, जिसका से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिस ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स में कमी आएगी तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन्स में बढ़ोतरी होगी तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में पहले ग्लास रॉड कैसा था, न्यूट्रल था, जब हमने इसे घिसा तो क्या हुआ, ग्लास रॉड ने अपने 5 इलेक्ट्रॉन, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिए, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। अब सिल्क ने क्या किया, सिल्क ने 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, तो पहले सिल्क का क्या था, टोटल चार्ज कितना था, 0 था, अब 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इसके ऊपर 5 नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपका जो क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी चार्ज को रगड़ने से भी उसे चार्ज कर सकते हैं, किसी मटेरियल को रगड़ने से भी चार्ज किया जा सकता है। तो इसे हम बोल सकते हैं फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। इस पर जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, जो चार्ज आया है, ये स्टैटिक चार्ज जो आया है, हम इसे क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, या फिर चार्ज इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय द फ्रैक्शन, ठीक है। और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे चार्ज्ड मटेरियल, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, चार्ज्ड मटेरियल, इसका मतलब इट हैज चार्ज, ठीक है। तो आज की लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम आपको प्रोग्राम्स लॉ के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।